ओके गाइस, तो अब जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दिस इज सीडीपी फर्स्ट फेब का ही पेपर है। क्लियर। और ये लेवल 2 वालों के लिए है। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में जो विकास होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है। एक जैसी होगी, क्रम के अनुसार होगी, एक समान होगी, अव्यवस्थित होगी, ये तो अपने आप ही गलत हो गया। व्यक्तिगत होगी और अव्यवस्थित होगी। अव्यवस्थित तो हो ही नहीं सकती ना। कोई भी चीज विकास कैसे होता है, एक व्यवस्थित क्रम में होता है। पहले बच्चे के अंदर शैशवावस्था होगी, ठीक है, पहले बच्चा 0 से 6 एज ग्रुप में जाएगा। फिर बच्चे के अंदर बाल्यावस्था होती है। फिर बच्चे के अंदर किशोरावस्था आती है। और फिर बच्चे के अंदर लास्ट में क्या आता है, वयस्कावस्था। ठीक है, तो ये एक पूरा एक क्रम होता है जिसका पालन हर बच्चे को करना ही होगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि एक स्टेज और होती है, इसे हम बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। ऐसा तो है नहीं ना, बच्चा पैदा होते ही बाल्यावस्था में चला जाएगा, ये तो होगा नहीं। शैशवावस्था का जो एज ग्रुप होता है वो 0 से 6 होता है। प्रसव पूर्व अवस्था 0 to 9 मंथ होती है। बाल्यावस्था जो होती है वो आपकी 6 से 12 है। किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18। और वयस्कावस्था जो होती है वो आपकी 18 से ऊपर एज ग्रुप होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि बच्चों का जो विकास होता है द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, एक जैसा होता है। हर बच्चे का जो विकास होता है ना वो व्यवस्थित क्रम एक जैसा रहेगा, लेकिन एक जैसा नहीं होगा। कैसे? विकास की दर जो होती है ना वो हर बच्चे में बहुत अलग अलग होती है, तो इसलिए विकास कभी भी एक समान नहीं होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर व्यक्तिगत और क्रम के अनुसार। विकास कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है। मान लीजिए आप में जो मेच्योरिटी है वो 6 साल की एज पे आ रही है, तो जरूरी तो नहीं ना कि दूसरे बच्चे में वो मेच्योरिटी 6 साल की एज पे ही आ जाए। हो सकता है वो 3 साल का बच्चा ही बहुत मेच्योर हो जाए, या फिर 4 साल का बच्चा मेच्योर हो जाए। तो हर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अलग होता है। एक बच्चा 1-2 साल का ही होता है तभी बहुत अच्छे से बोलना सीख जाता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा वोकल हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4-4 5-5 साल के हो जाते हैं फिर भी बोलना उनको नहीं आ पाता है। विकास जो होता है ना वो हमेशा वर्तुलाकार होता है। ठीक है, कैसा होगा? स्पाइरल। विकास इज ऑलवेज स्पाइरल। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट ने पूछा है कि विकास कैसा होता है? स्पाइरल होता है। विकास के अंदर चीज याद रखिएगा, एक तो होता है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि विकास सामान्य से कैसा होता है? विशिष्ट। जनरल से स्पेसिफिक। विकास जो होता है वो आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि मूर्त से कैसा होगा? अमूर्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3। विकास हमेशा व्यक्तिगत होता है क्योंकि हर बच्चा विकास अपने अनुसार करता है। क्रम के अनुसार हर बच्चे में एक जैसा होगा। पहले प्रसव पूर्व अवस्था आएगी, फिर शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी और फिर वयस्कावस्था आएगी। अब है आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था की बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि थ्योरिस्ट जो हैं वो आप कौन सा वर्ड जो है उसको प्रेफर करते हैं? सेंसिटिव पीरियड एज कंपेयर टू द क्रिटिकल पीरियड। मतलब जो आजकल थ्योरिस्ट हैं वो क्रिटिकल पीरियड की जगह सेंसिटिव पीरियड यूज करते हैं। किसमें? रिकॉग्निशन में। ठीक है, तो इसके पीछे जो है उसका रीजन क्या है? डेवलपमेंट इज डायनामिक इन नेचर। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा डायनामिक होता है, गतिशील होता है। ऐसा तो नहीं ना विकास रुक जाता है। विकास आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यूअस होता है, जबकि जो ग्रोथ होती है जो ग्रोथ होती है विकास जो होता है वो जन्म से मृत्यु तक पूरा चलता है, जबकि ग्रोथ जो होती है वो जन्म से कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। ठीक है, सो द डेवलपमेंट इज डायनेमिक इज नेचर। विकास की प्रकृति हमेशा गतिशील होती है। आप हमेशा कुछ ना कुछ मरते दम तक सीखते ही रहोगे, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपके अंदर होता ही रहेगा। डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय हेरेडिटी ओनली। केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होती है? नहीं। जो डेवलपमेंट होता है उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है आनुवंशिकता इनटू वातावरण। ठीक है, जो वुडवर्थ ने दिया था। इसमें हेरेडिटी भी आती है और एनवायरनमेंट भी आता है। ठीक है, दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विकास केवल पर्यावरण द्वारा होता है? नहीं, दोनों के द्वारा होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण, हेरेडिटी और एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इज फिक्स्ड एंड स्टैटिक। पहली बात तो विकास कभी भी स्थिर नहीं होता। ठीक है, और ना ही विकास नियत होता है। विकास हमेशा गतिशील होता है, हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, आज मान लीजिए आप पूरा हाथ के थ्रू, जब बच्चा छोटा होता है तो वो पूरा बॉडी से घूम फिर के किसी भी टॉय को पकड़ता है, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है बच्चा धीरे धीरे हाथ से टॉय पकड़ने लगता है। फिर बच्चा धीरे धीरे और विकसित होगा तो बच्चा उंगली से टॉय पकड़ लेता है। पहले हम जो कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं वो हाथ पे रख के करते हैं या फिर कॉपी पेन में करते हैं। फिर धीरे धीरे इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि हम दिमाग में ही कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ जिस क्वेश्चन का आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1। जो क्रिटिकल स्टेज होती है उसकी बजाय हम सेंसिटिव पीरियड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि विकास की जो प्रकृति होती है वो बहुत ज़्यादा गतिशील होती है। नेक्स्ट है नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप। जो नरेश है और मुकेश है वो दोनों ही सेम एज ग्रुप में हैं, येट दे शो डिफरेंसेस इन सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर भी इनका जो सामाजिक डेवलपमेंट है यानी कि सामाजिक जो विकास है और संज्ञानात्मक विकास है यानी कि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट इज़ ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस वजह से है। मान लीजिए कोई बच्चा 6 साल का है, ठीक है, एक और बच्चा है जो दूसरी फैमिली से है वो भी 6 साल का है। अब इन दोनों का जो सामाजिक विकास है और जो संज्ञानात्मक विकास है, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये कौन से सिद्धांत के कारण होगा। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत जो सिफेलोकोडल प्रिंसिपल होता है ना, इसमें से सिंपल चीज़ याद रखिएगा, जो डेवलपमेंट होगा आपका वो हेड टू टो होता है, ठीक है। पहले बच्चे का सिर विकसित होता है और फिर बच्चे के पैर विकसित होते हैं। विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर टू पेरीफेरी होता है, ठीक है। कैसे होगा, पहले बच्चे के अंदर स्पाइनल कोड डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे शोल्डर्स बनते हैं, शोल्डर से हाथ बनते हैं और हाथ से फेलेंजेस बनते हैं यानी कि आपकी उंगलियां बनती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत कि हर बच्चा जो होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ डेवलपमेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का जो संज्ञानात्मक विकास है और सामाजिक विकास है उसमें अंतर है। कैसे, मान लीजिए नरेश जो है उसका संज्ञानात्मक विकास जो है बहुत अच्छा है और जो मुकेश है उसका सामाजिक विकास बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, व्यक्तिगत विभिन्नता आ गई, ठीक है। क्यों, नरेश का क्या है, संज्ञानात्मक विकास अच्छा है जबकि सामाजिक विकास उसका इतना प्रॉपर नहीं है, मतलब उसको समाज में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जबकि जो मुकेश है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, मतलब जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती है, रीजनिंग है, कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व करना है या फिर ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें वो लैक कर रहा है, जबकि उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता का सिद्धांत, ये चीज़ अलग होती है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब है डिले इन अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन बाय चिल्ड्रन कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हेरिडिटी बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर्स डोंट प्ले एनी रोल इन द डेवलपमेंट। यहाँ पे बोला है बच्चे का जो विकासात्मक प्रतिमान होता है यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी जो उपलब्धि होती है उसमें देरी के लिए आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि पर्यावरणीय कारक के विकास में कोई भी भूमिका नहीं होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अभी अभी मैंने समझाया था कि यहाँ पे क्या होगा, ए और आर दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि विकास में आनुवंशिकता का जितना ज़्यादा रोल होता है ना, यानी कि जो हेरिडिटी होती है वो डेवलपमेंट में जितना ज़्यादा रोल प्ले करेगी उतना ही एनवायरनमेंट जो होता है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। लेट सपोज आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, उतना जल्दी जल्दी चीज़ों को ग्रेस्प करेगा। उस अब डिपेंड करता है कि कोई बच्चे का दिमाग तो अच्छा है लेकिन उसके घर का जो एनवायरनमेंट है यानी कि उसकी जो सराउंडिंग है उसमें डेवलपमेंट को मतलब स्पीड अप करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को शुरू मतलब जो 1-2 साल का बच्चा होता है तब से उसको टीटी खिलाने लग जाएंगे, स्विमिंग लेके जाएंगे, उसको डांस करवाने में डाल देंगे, उसको स्कीइंग करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्यों, क्योंकि उस बच्चे का एनवायरनमेंट वैसा है। कुछ बच्चे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तब से ही उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवाने लग जाते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चा ऐसा है, कोई बच्चा जिसके घर का वातावरण जो है वो बहुत दूषित है, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, बच्चे का विकास धीरे धीरे डिले होता चला जाएगा। तो जितना हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है उतना ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो एक सिंपल प्रोसेस है और लीनियर प्रोसेस है, ऑर्डनरी एंड वेल लेड आउट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है और मल्टी डायमेंशनल है, फिक्स्ड है और स्टैटिक है, ठीक है। विकास के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा ना उसमें कोई भी चीज़ फिक्स और स्थिर तो हो ही नहीं सकती। तो ये क्या है, फिक्स्ड हो गया और स्टैटिक हो गया, नहीं। सोशलाइजेशन हर स्टेप पे चेंज होता है। मान लीजिए चाइल्डहुड में बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है तो जरूरी तो नहीं ना कि एडल्टहुड में भी बच्चा अपना इंट्रोवर्ट ही रहे, हो सकता है वो एक्सट्रोवर्ट हो जाए। ये एक लीनियर और सिंपल प्रोसेस है। जो समाजीकरण होता है दैट इज ऑल्सो ए स्पाइरल प्रोसेस। ये एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, ये जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। जो सोशलाइजेशन होता है ना इट्स ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो सबसे पहले उसके परिवार के थ्रू होता है, उसके माता पिता पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं
उसके फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये इसकी प्राइमरी एजेंसी होती है। समाजीकरण क्या होता है? जहाँ बच्चा समाज के नियमों का पालन करना सीखता है, समाज में कैसे उठा जाता है, बैठा जाता है, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। कई लोग होते हैं जो मुंहफट तरीके से गाली देते रहते हैं, तो वो उनका सोशलाइजेशन है नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फ्रेंड सर्किल ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनको इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ कितना बोलना है, समाज में लोगों की हेल्प करना, ठीक है। ये सब क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है। बोलते नहीं है कि ये बंदा बहुत सोशल है, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, क्योंकि हर बच्चे सोशलाइज नहीं होते, कुछ बच्चे बहुत अपने आप में रहते हैं। और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होती है, बहुआयामी प्रक्रिया होती है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। At which stage of cognitive development do children develop the abilities of inference and abstract logic? ध्यान से समझिएगा, जीन पियाजे की थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि किस स्टेज पर, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा जो है वो इन्फेरेंस यानी कि निष्कर्ष निकालना, ठीक है। और निष्कर्ष कब निकालेगा? वो जब वो सामने कोई चीज होते हुए देख रहा है। लेट सपोज 2 + 2 = 4, तो बच्चा यहाँ ये निष्कर्ष निकलते देख रहा है कि 2 और 2 को अगर जोड़ दे तो 4 आता है। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक क्या होता है? अमूर्त चिंतन। लेट सपोज अगर क्लास में हमें डिबेट आयोजित करवानी है, ठीक है, वी आर प्लानिंग टू हेल्ड ए डिबेट। अब मैंने एक टॉपिक दे दिया कि जस्ट टॉक अबाउट द जेंडर स्टीरियोटाइप, तो उस केस में क्या होगा? बच्चा इतना मेच्योर होना चाहिए कि उस टॉपिक को वो एब्स्ट्रैक्टली अपने दिमाग में सोच सके, यानी कि दिमाग में चीज़ों को वो एक परफॉर्मा बना सके कि मुझे क्या बोलना है। तो ये सेंसरी मोटर में होगा 0 से 2, प्री ऑपरेशनल में होगा 2 से 7, कॉन्क्रीट में होगा 7 से 11 और फॉर्मल में होगा 11 से ऊपर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो इन्फेरेंस होता है ना, निष्कर्ष निकालना और अमूर्त तरीके से सोचना, वो हमेशा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा, जहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, क्योंकि इस स्टेज के बच्चे क्या होते हैं? थोड़े से मेच्योर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें कहा गया है व्हेन द चाइल्ड मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू अकाउंट फॉर ए न्यू एक्सपीरियंस। जीन पियाजे ने ना कुछ टर्म्स दी थी, ठीक है। जो स्कैफोल्डिंग है ये दिया था आपका लेव वाइगोत्स्की ने, बच्चे को शुरुआती मदद देना। स्कैफोल्डिंग को आप इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में बहुत सारे इसके मीनिंग निकलते हैं, पाठ, ढांचा निर्माण, आलंबन। मेटाकॉग्निशन होता है ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, जहाँ पे बच्चा अमूर्त तरीके से चीज़ों को सोचने लगता है, वहाँ पे मेटाकॉग्निशन होता है। जैसे जब हम साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चा एक सीरीज बना के साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करता है, दिस इज कॉल्ड योर अभिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन। संगठन क्या होता है? चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सोचना। लेकिन जो समायोजन होता है ना, समायोजन का मतलब होता है कि आपका जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ठीक है, यानी कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसमें जब हल्का सा चेंज किया जाता है, किस चीज़ के लिए? कि आप नई इंफॉर्मेशन को उसमें ऐड कर सकें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर समायोजन। मान लीजिए आप अपने दिमाग में पहले से कोई थ्योरी बिठा के रखी थी, अब साइंस में आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा और आपको लगा नहीं ये चीज़ तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो पहले से आपके दिमाग में नॉलेज है उसमें बस हल्का सा चेंज करते हैं और उस नए स्कीमा को उसमें ऐड कर देते हैं। ये होता है आपका समायोजन और एकोमोडेशन। एक टर्म आपने सुना होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं आत्मसातीकरण, जिसमें आपके दिमाग में जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा है या फिर जो प्रीवियस नॉलेज है, बस वो कंटिन्यूअस आप उसमें नई इन्फॉर्मेशन को बिना किसी चेंज के ऐड करते जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक इन्फॉर्मेशन है, फिर दूसरी ऐड कर दी, तीसरी ऐड कर दी, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब यहाँ पे एक टर्म होती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी कि आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों के बीच में जब बैलेंस होता है तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, समायोजन, ठीक है। और एक टर्म होता है आपका डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम में क्या होगा? जहाँ पे भी बच्चा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है और बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आती है तो उसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। यहाँ करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे बोला है कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसमें ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब क्या है। जीन पियाजे ने एक वर्ड दिया था ईगोसेंट्रिसिज्म, एक वर्ड दिया था नार्सिज्म और एक वर्ड दिया था इन्होंने एनिमिज्म, ठीक है। ये जितने भी गुण है ना, ईगोसेंट्रिसिज्म, नार्सिज्म, एनिमिज्म, ये सारे एक बात याद रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अभिक्रिया के गुण होते हैं, ठीक है। और ये एज ग्रुप कौन सा होता है इसमें? 2 से 7। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज।
अब इसमें ईगोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है, बच्चा अपने आप को इतना सुपीरियर समझता है कि वो दूसरे के ओपिनियन और दूसरे के परसेप्शन को समझ ही नहीं पाता, मतलब उसके लिए दूसरे का ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है। द एबिलिटी टू कंसीडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट ए टाइम, इसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन, किसी भी स्थिति के एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आई रिपीट, जब आप किसी भी प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा आयामों को देखते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, अगर उसके आप एक से ज़्यादा आयामों को देख रहे हैं, डायमेंशंस देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, द टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंकिंग प्रोसेस इनटू साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड योर स्कीमा। ठीक है, जहाँ पे आपकी जो सोचने की प्रक्रिया होती है उसको आप किसमें मतलब इकट्ठा कर देते हो, संगठित करते हो, मानसिक संरचना पे। द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा टू मेक सेंस टू द वर्ल्ड, जो मौजूदा स्कीमा होता है उसको उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, दूसरे के अनुभव और सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। तो ईगोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है, बच्चा दूसरे के परसेप्शन को सिर्फ अपने तरीके से देखने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई ईगोसेंट्रिसिज्म बच्चा है, 2 से 7 साल का बच्चा है, आप कहीं किसी गलत काम में जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया, लेकिन छोटा बच्चा आपके ओपिनियन को समझने की कोशिश नहीं करेगा, उसको अगर आपके साथ जाना है मतलब जाना है। सो दिस इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिसिज्म। आप परेशान हो रहे हो तो हो, लेकिन उसको इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये समझ में आया। डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रेशन और सेंट्रेशन क्या होता है। डिसेंट्रेशन मतलब विकेंद्रीकरण, जहाँ पे आप किसी भी समस्या के, किसी भी प्रॉब्लम के या किसी भी स्थिति के अलग अलग पहलू या आयामों को देखते हैं, और सेंट्रेशन में सिर्फ एक ही पहलू को आप फोकस करते हैं। नेक्स्ट है, एज पर लेव वाइगोत्स्की व्हाट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें क्या चीज़ है जो महत्वपूर्ण योगदान देती है। कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड स्कीमा। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो लेव वाइगोत्स्की है उनकी थ्योरी का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यानी कि बच्चा समाज में और समाज की जो संस्कृति है बीच में रह के जितना ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा तो उतना ज़्यादा बच्चे का विकास होता है और बच्चे की लर्निंग उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अगर आप बच्चे को पीयर ट्यूरिंग करवा रहे हैं, ठीक है, पीयर असेसमेंट होता है, पीयर ट्यूरिंग होता है। पीयर ट्यूरिंग क्या होती है, जिसमें सहपाठी अधिगम, बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ मिलकर पढ़ रहा है, एक बच्चा दूसरे बच्चे का आकलन कर रहा है, क्लास में जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा उतना ज़्यादा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो कंडीशनिंग जो है वो आपके व्यवहारवादी ने दी थी, जैसे BF स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ये तीनों थ्योरी मैं आपको समझा चुकी हूँ। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, BF स्किनर ने कहा था कि बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुनर्वलन देना जरूरी होता है। पुनर्वलन पॉजिटिव भी हो सकता है और पुनर्वलन नेगेटिव भी हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, जहाँ बच्चे को पुनर्वलन मिलेगा ना, रीइंफोर्समेंट, उस केस में बच्चा जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। स्कीमा क्या होता है, यह आपका मेमोरीज का एक बंडल होता है, ठीक है, जिसको आप जरूरत पड़ने पर यूज करते हो। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार किसका संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, सांस्कृतिक परिवेश यानी कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बच्चा समाज में और संस्कृति के बीच में रह के अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। सो द ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। क्लासरूम बिल्ट ऑन वाइगोत्स्कियन प्रिंसिपल वुड प्रमोट, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित जो कक्षा है उसमें किसको महत्वता दी जाएगी। सस्वर पठन और रटने को क्रैमिंग नहीं करनी है, किसी भी क्लास का बच्चा हो उसको रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है, ठीक है। सहयोगात्मक सीखने को अभी बताया था कि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए ये क्लास का एक बच्चा है A, ये क्लास का एक बच्चा है B, दोनों आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करके पढ़ेंगे। अगर ये रीडिंग कर रहा है, ये राइटिंग कर रहा है, अगर ये स्पीकिंग कर रहा है, ये रीडिंग कर रहा है, तो जब मिलजुल के पढ़ते हैं तो उस केस में बच्चा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होकर लर्निंग करता है। दूसरा, बच्चा जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेगा वो उतना ज़्यादा अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। यूज़ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये VF स्किनर ने कहा था कि इनाम और सजा को यूज़ कीजिए। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, ये किस में होता है आपका, पावलोव एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2।
लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? इन्होंने अपने विकास में 6, 7, 5 और 4 6 चरण प्रस्तावित किए हैं। इन्होंने स्तर कितने बताए थे? 3। ठीक है, कौन कौन से स्तर थे? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक स्तर। पूर्व पारंपरिक में 2 चरण थे, पारंपरिक में 2 चरण थे और पश्च पारंपरिक में 2 चरण थे। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के 6 चरण जो है वो प्रस्तावित किए हैं। At which stage of Kohlberg's moral development do individuals believe that fixed rules must be obeyed in order to maintain the social order? जो लॉरेंस कोलबर्ग है उनका जो नैतिक विकास है उसके कौन से चरण में इंसान ये मानता है कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कितने स्तर बताए थे? पूर्व पारंपरिक, ठीक है, और पारंपरिक, और दूसरा कौन सा बताया था? पश्च पारंपरिक। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखना है तो उसके लिए कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना जरूरी है। तो यहाँ जो होगा दिस इज योर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है, जो पारंपरिक स्तर होता है ना उसके ये 2 चरण होते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में क्या होता है? समाज में मान लीजिए आपके घर के पास कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसका यूपीएससी क्लियर हो गया, वो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो उस केस में क्या होगा? पेरेंट्स वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि उनके जैसा बनो, तो हम उनके जैसे बनने की जब कोशिश करते हैं दिस इज कॉल्ड योर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या होता है? समाज में शांति बनी रहे या फिर सामाजिक व्यवस्था बनी रहे उसके लिए हम लॉ जो है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। पनिशमेंट एंड ओबीडिएशन ओरिएंटेशन ये पूर्व पारंपरिक अवस्था में होता है। ठीक है, जिसके अंदर बच्चा किसी भी चीज को, सिर्फ किसी भी गलत काम को या फिर किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे डर है कि मार पड़ेगी या फिर डांट पड़ेगी। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन यांत्रिक सापेक्षता विन्यास ये पूर्व पारंपरिक स्तर का ही दूसरा चरण है जिसमें सामने वाले का नेचर जो है वो आपके नेचर को डिसाइड करता है। कैसे? अगर वो आपको 1 टॉफी दे रहा है तो आप उसको 1 टॉफी दे देंगे, अगर वो उसने आपको 1 घूसा मारा तो आप उसको 2 घूसे मार के आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, जिसमें सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं। डांसर्स, एथलीट्स, एक्टर्स पोजेज हाई एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 8। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इन्होंने एक बात बोली थी कि जरूरी नहीं हर इंसान के अंदर बुद्धि सारी होती है, यानी कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन कोई एक बुद्धि जो होती है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, जैसे सिंगर्स हैं तो वो खाना बनाना भी जानते हैं, उनको प्रकृति का भी ज्ञान होता है, लेकिन हावी कौन सी बुद्धि हुई उनके अंदर? म्यूजिक जो इंटेलिजेंस है दैट इज। अब यहाँ पे डांसर्स हैं, एथलीट है और एक्टर्स हैं। स्पेटियल इंटेलिजेंस होगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगा, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जब डांसर डांस करता है तो उसकी पूरी बॉडी मूव करती है। ठीक है, पूरी बॉडी जो है एक टाइप से एक जुम्बा या एक्सरसाइज होती है। एथलीट दौड़ता है तो बॉडी एक्टिव होती है। एक्टर्स क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं तो बॉडी के थ्रू एक्सप्रेशंस देते हैं। ये हो गया आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि जो होती है ये उन लोगों के अंदर होती है जो मूर्तिकार जो होता है ना उसके अंदर होती है आपकी स्थानिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि होती है जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, कवि होते हैं, ये कैसे होता है? भाषाई इंटेलिजेंस। अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? जिसमें आप खुद के बारे में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब आप खुद को ही एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। शारीरिक गति संवेदनात्मक, जिसमें शरीर के साथ साथ संवेदना भी मूव करती है। सो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। So the option 3 is correct. A teacher's remark to boys in a co-education class, be a man, don't behave like girls would encourage. एक टीचर है, उसने को-एजुकेशन मतलब क्लास है, को-एड क्लास है, उसमें लड़कों को बोला कि पुरुष बनो, ठीक है, बी अ मैन, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल। तो ये किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी मतलब होता है कि जहाँ पे आप मेल और फीमेल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी एंड जेंडर इक्वेलिटी। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है ना, जेंडर रूढ़िबद्धता, उसमें मेल के अंदर और फीमेल के अंदर
आप डिफरेंस करते हो। कैसे? आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, कई बार अगर लड़के रोते हैं कि लड़कियों के जैसे रो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एक स्पेसिफिकेशन है कि लड़कियां रो सकती हैं लेकिन लड़का नहीं रो सकता। कई बार लड़कियां कुछ जो है बाइक चलाती हैं, कुछ करती हैं, तो बोला जाता है कि ये काम लड़कों का है, ठीक है। तो ये सब जो होता है, दिस इज योर जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? जहाँ पे मेल का काम जो है वो फीमेल को दिया जाता है, और फीमेल का काम जो है वो मेल को दिया जाता है। जैसे मेल जो है उसको क्या काम दे देंगे, किचन में जाके खाना बनाओ, और फीमेल जो है उसको क्या काम दे देंगे कि बाहर जाके मार्केट से शॉपिंग करके लाओ, सब्जी लेके आओ, ये सब लेके आओ। जेंडर इक्विटी क्या होती है? जहाँ पे मेल और फीमेल जो है उनको, जैसे लेट सपोज फीमेल है, फीमेल का जो मसल्स वेट होता है वो थोड़ा कम होता है। अब मान लीजिए बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो उस केस में जो बॉल होती है उसका वेट अगर ज़्यादा हो तो लेडीज़ को वेट थोड़ा कम दिया जाता है, जिससे कि वो मेल के कंपैरिजन में चीज़ों को मार्कअप कर सके। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, दिस इज जेंडर स्टीरियोटाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट? बच्चों का जो आकलन है उसके बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन कंपैरिजन, वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि आकलन का मेन पर्पस बच्चों के अंदर आकलन करना नहीं होता है, उनको लड़वाना नहीं है, उनको कंपैरिजन नहीं करना है कि एक बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो उसको फर्स्ट रैंक दे दो, मतलब उसको कुछ और करो, और बी बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो आप क्लास में उनको इंसल्ट नहीं कर सकते। प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू जनरेट एंजाइटी एंड फियर, बच्चे के अंदर डर और भय पैदा नहीं करना है कि एग्जाम आते ही बच्चा जो है वो डर के मारे घर भाग जाए। Assessment should be carried out using a variety of means. Assessment shouldn't include self assessment by children. स्वयं आकलन जो होता है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वयं आकलन। स्वयं आकलन मतलब हम खुद अपना असेसमेंट खुद करते हैं, ये जानने के लिए कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, दिस इज ऑप्शन नंबर 3, कि जो असेसमेंट होता है ना, ये हमेशा एक पर्टिकुलर जो मतलब है, यानी कि पर्टिकुलर रीज़न के लिए किया जाना चाहिए। मतलब मूल्यांकन जो है वो विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। आकलन का मेन पर्पस होता है कि बच्चे की जो भी लर्निंग गैप है, ठीक है, उसको फुलफिल किया जा सके। मान लीजिए बच्चे को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे, ठीक है। डायग्नोज करने के बाद आप ये मालूम करेंगे कि बच्चे को इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए बच्चे को एल्जेब्रिक इक्वेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैथ में, तो आप पहले डायग्नोज करके मालूम करेंगे कि एलजेब्रा में भी कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर बच्चे को जो रेमेडियल ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है, यानी कि उपचारात्मक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे बच्चा उस लर्निंग गैप को फिल कर सके। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट फॉलो द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट फॉलो द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उसकी भावना का कौन पालन नहीं करता है? डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि एक ही क्लास है, अगर उसमें अलग अलग कल्चर के बच्चे बैठे हैं, या किसी कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो आप अलग अलग निर्देश बच्चों को दीजिए, ठीक है, जिससे हर बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करे। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन, कि मतलब एक यूनिवर्सल डिज़ाइन बनाइए जिससे बच्चा अधिगम कर सके। लेबलिंग एंड पृथक्कीकरण और नामीकरण कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं होता है। पृथक्कीकरण मतलब मान लीजिए किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको स्कूल से निकाल देंगे और बोल देंगे कि किसी दूसरी क्लास में डालिए जहां बच्चे को वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। सहयोगपूर्ण सीखना, कोलैबोरेटिव लर्निंग तो हमेशा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी ही एज ग्रुप के बच्चे से जब इंटरेक्ट करता है तो ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग शो करता है। सो द ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। In a class with students having students from disadvantaged backgrounds whose experience should a teacher allow to be shared? एक क्लास है जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिसएडवांटेज, मतलब जिन बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। whose experience should a teacher allow to be shared? तो जो टीचर है उसको मतलब किसके अनुभव को साझा करने की उसको अनुमति देनी चाहिए।
सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। आप बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, हर बच्चा अपने साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है, तो आप बच्चे को इस चीज़ के लिए प्रमोट कीजिए कि बच्चा क्लास में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके। सो डोंट डिस्करेज एवरीवन फ्रॉम ब्रिंगिंग देयर एक्सपीरियंस टू द क्लास। अगर आपने बच्चे को एक बार डिस्करेज किया तो मे बी वो दूसरी बार अपना एक्सपीरियंस क्लास में शेयर ही ना करे। एनकरेज ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम डोमिनेंट ग्रुप्स टू शेयर दियर एक्सपीरियंस। केवल उन्हीं बच्चों को एनकरेज नहीं करना है जो डोमिनेंट ग्रुप से हैं, यानी कि कोई बच्चे देखे होंगे ना आपने जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करते हैं, तो केवल उनकी एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करना है। एनकरेज ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप टू शेयर दियर एक्सपीरियंस। आपने एक वर्ड सुना होगा एम्पैथी। तो कोई बच्चा अगर वंचित पृष्ठभूमि से आता है या फिर एक डिस्करेज्ड फैमिली से आता है, तो डिसएडवांटेज फैमिली से आता है, तो ऐसा नहीं है उस बच्चे को आप एक हीन भावना मत प्रोवाइड कीजिए कि आप उसको एक सुपीरियर फील करवा रहे हैं। शेयर हर ओन एक्सपीरियंस एंड एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू शेयर दियर एक्सपीरियंस। क्लास के जितने भी बच्चे हैं ना, उनको अपना एक्सपीरियंस क्लास में शेयर करने दीजिए, ठीक है, और उनको एक सिक्योर और एक ईजी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। In order to accommodate a student with locomotor disabilities, school should facilitate access and barriers-free environment that include provisions such as, जो शारीरिक गतिक विकलांगता है, ठीक है, ऐसे जूझते बच्चे जो हैं, जो बच्चे चल फिर नहीं सकते, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको समायोजित करना है, ठीक है, उनको इंक्लूड करना है। तो ऐसे में क्या करें कि बच्चों को स्कूल में पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण मिल सके, तो उसके लिए व्हील चेयर अरेंज करें। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को जब व्हील चेयर अरेंज करके दोगे तो वो इजीली ऊपर नीचे जो है बिल्डिंग में जा पाएंगे, ठीक है। वॉकर ला के दो, बिल्कुल बच्चों को वॉकर प्रोवाइड करो। रैम्स विद हैंड रेल्स, आपने देखा होगा साइड में इस तरह की रेलिंग लगी रहती है स्कूल में, वो लगा के दीजिए जिससे बच्चा जो है वो सीढ़ी से इन रेलिंग को पकड़ पकड़ के ऊपर चल सके, ठीक है। एम्बोज टाइल्स, एम्बोज टाइल्स होती हैं आपकी उभरी हुई टाइल, तो टाइल्स पर बच्चा चलेगा कैसे, बच्चे को चलने में दिक्कत आएगी। ब्रेल सिस्टम, जो ब्रेल सिस्टम होता है ये किसके लिए होता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, ठीक है, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, उनके लिए ब्रेल सिस्टम जो है वो काम करता है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1, 2 और 3। बच्चे को व्हील चेयर दीजिए, वॉकर दीजिए, हैंड रेल के साथ रैंप दीजिए, लेकिन उभरी हुई टाइल जो है वो बच्चे के किसी हुई काम की नहीं है, ठीक है। जब टाइल्स को आप और ज़्यादा ऊपर कर दोगे, एक तो होता है फ्लोर में अटैच टाइल, एक होती है टाइल्स को ऊपर कर दोगे तो बच्चा पैर ऊपर कैसे रखेगा, व्हील चेयर मूव नहीं कर पाएगी। और ब्रेल प्रणाली जो होती है वो विजुअल इम्पेयरमेंट जो होता है उसके काम में आती है, जो बच्चे देख नहीं सकते। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जो अधिगम अक्षमता होती है ना, उससे जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषता क्या है। पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं और वर्तनी में गलती करते हैं, 2 फीट की दूरी के परे चीज़ें नहीं देख सकते। तो ये जो चीज़ हुई है ना, ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ये क्या है, विजुअली इम्पेयरमेंट, कि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। एक ही गतिक क्रिया को बार बार करते हैं, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना, वो एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहेंगे। 70 dB की आवाज़ नहीं सुन सकते, तो उस बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और इधर तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा यानी कि सुनने में प्रॉब्लम, इधर विजुअली इम्पेयरमेंट होगा। जबकि यहाँ पूछा क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या क्या आता है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, ठीक है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होगा, जो डिसलेक्सिया होता है उसमें बच्चे को पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को वो छोड़ छोड़ के पढ़ता है, और जो फोनेटिक्स होते हैं और जो वर्तनी होती है स्पेलिंग, उसमें वो मिस्टेक्स करेगा। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन इज करेक्ट। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, एक तो ये हमेशा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहेगा। दूसरा, ये बच्चे जो होते हैं इनका IQ लेवल जो होता है बहुत अच्छा होता है, मतलब औसत से ऊपर और उससे भी ऊपर इनका IQ लेवल होता है। प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। दे डोंट रिक्वायर एनी पेडागोजिकल मॉडिफिकेशन। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि इनको भी पेडागोजिकल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य देने चाहिए, नहीं। अगर आप इनको जितना ज़्यादा सिंपल फॉर्म ऑफ वर्क देंगे ना, ये उतना ज़्यादा अपने आप को बोरियत फील कराएंगे। बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो मैच्योरली बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर होते हैं।
प्रतिभाशाली बच्चों की जो सीखना है उसकी विशिष्ट जरूरत होती है जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज किया जाता है। तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, उनमें सीखने की यानी कि किसी भी चीज़ को लर्न करने का ना एक स्पेसिफिक नीड होती है, यानी कि एक विशिष्ट ज़रूरत होती है जिसे अक्सर हम क्या करते हैं क्लासरूम्स में इग्नोर कर देते हैं। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होते हैं, तो अगर आप उनको एक ही काम बार बार देते रहेंगे ना, दे विल गेट बोर्ड। ठीक है, तो उनकी कुछ स्पेसिफिक नीड होती है, उनको कॉम्प्लेक्स काम दो, उनको बहुत चैलेंजिंग वर्क दो। और इस वजह से क्या होता है, क्लास में और भी बच्चे होते हैं तो सबको ध्यान में रखते रखते वो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। सो द गिफ्टेड चिल्ड्रन समटाइम्स गेट्स इग्नोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए मिडिल क्लासरूम शुड बी प्रमोटेड बाई। जो माध्यमिक कक्षा होती है उसमें बच्चों की जो सक्रिय भागीदारी है उसको किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑफरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पैसिव लिसनिंग, रीइंफोर्सिंग कंपटीशन, द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग। तो जो माध्यमिक कक्षा होती है यानी कि 9 से 10 जो 9th और 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है तो आप कौन सी चीज़ है जो करेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन। पैसिव लिसनिंग जब होगी तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। जो व्याख्यान मेथड होता है उसमें क्या टीचर एक्टिव होता है, बच्चा तो सुनता रहता है। प्रतियोगिता को बढ़ाकर बच्चे में कंपटीशन की जो भावना है उसको डेवलप नहीं करना है, ये नहीं कि बच्चों को आपस में ही लड़वा देना है। पूछताछ और जांच प्रक्रियाओं के माध्यम से, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है वो जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना, या तो बच्चा आपस में क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, या तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे या फिर स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होगा। बच्चा जितना ज़्यादा चीज़ों को लेके इंक्वायरी करेगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेगा कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, तो ये क्या होता है बच्चे के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करता है। फिर है आपका pedagogical processes of dialogue and discussion among his peers hinders development of problem solving abilities because learning is a process that is individualistic in nature and not social in character। समकक्षियों से जब हम चर्चा और संवाद करते हैं तो ये जो पेडागोजिकल मेथड है वो समस्या समाधान के कौशल में बाधा डालता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप जो होता है वो व्यक्तिवादी होता है ना कि सामाजिक। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4। ये दोनों ही यहाँ पे क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप कोलैबोरेटिंग लर्निंग करते हैं, कोलैबोरेटिंग लर्निंग मतलब अपने समकक्षी से बात करते हैं या उससे इंटरेक्शन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो कभी भी समस्या समाधान के कौशल में बाधा नहीं होता है, वो तो बल्कि लर्निंग को क्या करेगा या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को प्रमोट करता है। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है ना उसका स्वरूप हमेशा सामाजिक होता है ना कि इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल लर्निंग जब करते हैं ना तो उसमें क्या होता है बोर होने के बाद बुक्स बंद करके रख देते हैं, ये हो गया। लेकिन जब आप सामाजिक लर्निंग करते हैं, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपके घर आया हुआ है, उसको साथ में बैठ के आप लर्निंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा और ज़्यादा आपके जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है उसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट काइंड ऑफ गोल शुड ए टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट टू सेट। एक शिक्षक जो है उसको अपने विद्यार्थियों को कैसे लक्ष्य जो हैं उनको निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मास्टरी ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, फेल्योर एंड फेल्योर अवॉइडिंग। मास्टरी ओरिएंटेड गोल जो होता है ना, ये चीज़ समझिए, मास्टरी ओरिएंटेड गोल का मतलब होता है आप जब इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। क्यों? किसी भी एरिया जो है, कोई भी एरिया है, साइंस है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको मास्टरी करनी है कि जहाँ पर आप कोई भी गलती ना कर सके, तो उस केस में क्या होगा, आपको बार बार चीज़ें प्रैक्टिस करनी होंगी, गलतियाँ भी होंगी, धीरे धीरे हम क्या करते हैं उस चीज़ पे निपुण हो जाते हैं। तो किसी भी टीचर को अगर अपने बच्चों में कोई भी चीज़ एनकरेज करनी है दैट शुड बी मास्टरी ओरिएंटेड स्किल। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं, बच्चे की परफॉर्मेंस से आपको उस चीज़ को कलेक्ट नहीं करना है। फेल्योर एक्सेप्टिंग कि अपना फेल्योर एक्सेप्ट कीजिए, नहीं। फेल्योर अवॉइडिंग नहीं। यहाँ करेक्ट होगा आपका महारत उन्मुख, मास्टरी ओरिएंटेड। जो प्रदर्शन उन्मुख होता है ना, ये एक्सटर्नली मोटिवेटेड बच्चों के लिए होता है, जो चॉकलेट के लिए या बाइक के लिए या किसी मतलब बाहरी चीज के लिए जब प्रदर्शन करते हैं। वंस बिलीफ हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन वंस लर्निंग। एक व्यक्ति की जो धारणा होती है ना वो उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। विच बिलीव वुड हैव ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग। कौन सी धारणा जो है वो सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। मतलब आपका जो सोचना होगा ना, आप क्या चीज़ों को लेके
सोचते हैं, कैसी धारणा बनाते हैं, तो वो आपके अधिगम में एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती है। तो लर्निंग के लिए आप कौन सी धारणा जो है उसको सीखने पे ज़्यादा जोर देंगे। मुझ में जन्मजात कोई क्षमता मौजूद नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपनी इननेट क्वालिटी के साथ पैदा होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी बच्चे में कोई क्वालिटी ही ना हो। टीचर्स ऑलवेज मेक डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर, शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं, नहीं। क्वेश्चन पेपर हमेशा कैसा बनता है, मॉडरेट बनता है। टीचर हमेशा मॉडरेट क्वेश्चन पेपर बनाता है कि जो कम मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी उस पेपर को कर सकें, और जो ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो भी उस पेपर को कर सकें। गेटिंग गुड और बैड मार्क्स डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, ये बिल्कुल सही है। अच्छे और बुरे नंबर लाना आपकी कोशिश पे डिपेंड करता है। अगर आप सीटेट के लिए पढ़ेंगे ही नहीं और सोचेंगे अपने आप नंबर आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे तब जाके नंबर्स आपके आएंगे। आई हैव नेवर गॉट गुड मार्क्स इन ज्योग्राफी एंड आई विल नेवर इवन ट्राई फॉर दिस। अगर ज्योग्राफी में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो ये कौन सी बात हुई कि मैं कभी भी अब इसके लिए ट्राई ही नहीं करूँगा। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, कि अच्छे नंबर लाना, बुरे नंबर लाना, ये आप कितने एफर्ट्स डालते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी, जो संरचनावाद होता है वो क्या होता है, जहाँ पे बच्चा को आप सेंटर में रखते हैं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। जीन पियाजे ने कहा था बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, और लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे को जितना ज़्यादा वो सोशल इंटरेक्शन करेगा उतना ज़्यादा वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। इट एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है कि बच्चा जो है वो संसार के बारे में अपनी चीज़ों को लेके खुद ही विचार जो है वो उनको बनाता है। मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बच्चे को याद करने के लिए आपको फोर्स नहीं करना है, इस चीज़ पे एम्फेसाइज नहीं करना है। ठीक है, रिकॉल मतलब प्रत्यास्मरण, जो भी आपने याद किया है उसको दिमाग में लेके रिकॉल करना, ये चीज़ नहीं करनी है। डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर, अगर टीचर डोमिनेंट रोल में है तो बच्चा डेफिनेटली पैसिव रोल में होगा। फोकस ऑन द रोल ऑफ पैसिव इमिटेशन इन लर्निंग, बच्चे को पैसिव तरीके से अनुकरण नहीं करवाना है। ऐसा नहीं टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया और बच्चे को बोल दिया इसको एज इट इज कॉपी में उतार लो, तो उस केस में बच्चा क्या होगा, कभी भी एक्टिव होकर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है उसका मतलब ही यही होता है, संरचनावाद का मतलब क्या है, जहाँ बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज ऑप्शन नंबर 1, कि सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को वो महत्वपूर्ण बनाता है संरचनावाद, और संसार के बारे में खुद की समझ वो बनाता है। प्रत्यास्मरण की परीक्षा नहीं, प्रभुत्व भूमिका नहीं, अधिगम की भूमिका नहीं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट फर्दर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ, बच्चा जो है वो किस आधार पर अपने अगले ज्ञान का निर्माण करता है। व्हाट इज इरिवेलेंट फॉर देम, जब चीज़ इरिवेलेंट हो जाएगी, मान लीजिए पढ़ना आपको सीडी पे है, पढ़ा आप हिंदी रहे हैं, तो ये रिलीवेंस है दोनों सब्जेक्ट के बीच में, नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय देम, जो वो पहले से ही समझते हैं उस बेसिस पे वो अपने अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, अगर आप जिंदगी में पहली बार सीडी पे पढ़ रहे हैं तो शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आपको कोई नई कॉम्प्लेक्स चीज़ सीखनी है तो आप तुरंत प्रीवियस नॉलेज ऑफ सीडीपी जो है उसको यूज़ कर लेंगे, जो उनके लिए अज्ञात है। नहीं, बच्चा इसके आधार पर अपने अगले ज्ञान का निर्माण नहीं करेगा। जो चीज़ आप जानते ही नहीं है उस पर आप कैसे अपना नया ज्ञान बनाएंगे, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। मान लीजिए बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है वो 3 साल के बच्चे जितना है, आप उसको पढ़ा रहे हैं 11th क्लास के बच्चे का सिलेबस, इज दिस रिलायबल, नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बच्चा जो पहले से जानता है उस चीज के बेसिस पे ही वो अपने नए ज्ञान का निर्माण करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट, यानी कि जो संज्ञान है और जो संवेग है, संवेग कौन से होते हैं, जैसे आपका फियर है, डर हो गया, एंगर हो गया, ये सब क्या है, आपके संवेग हैं। और संज्ञान क्या होता है, कॉग्निशन, यानी कि अपने आपके दिमाग में चीज़ों को लेके जो रीजनिंग चलती है या आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। तो कॉग्निशन और इमोशन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, गलत। कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरवाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे से इंटरवाइन होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आदमी का जो संज्ञान होता है ना, आपका जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल होगा, आपके जो इमोशंस हैं आपका उन पे उतना ही ज़्यादा कंट्रोल होगा। ठीक है, कई बच्चों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्यों, क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है या जो भी उनका संज्ञानात्मक विकास है वो उस तरीके से उनके इमोशंस को कंट्रोल करता है।
संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है क्योंकि संज्ञान और संवेग एक दूसरे पर पर्पसली इफेक्ट डालते हैं। संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी यहाँ गलत है क्योंकि इमोशंस और कॉग्निशन जो होता है ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज टोटली करेक्ट। मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट इज नॉट प्रमोटेड बाय एनकरेजिंग चिल्ड्रन फॉर। जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है, ठीक है, वो बच्चों में किस चीज को एनकरेज करने से प्रमोट नहीं होता है। शैक्षणिक प्रणालियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये तो पॉजिटिव चीज है। बच्चा जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा और जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को देखेगा, आप साइंस में जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने ज़्यादा आप चीज़ों को लेके सीखते जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, जो मेटा कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज होती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। डिस्कशन और डिबेट, जितना ज़्यादा आप डिस्कस करोगे, डिबेट करोगे, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जब पैसिव लिसनिंग आ जाएगी, मान लीजिए डेमो मेथड है, डेमो मेथड में क्या होता है, टीचर तो एक्टिव होता है और जो बच्चा होता है वो चुपचाप बैठ के कथा जैसे सुनता रहता है। सो द ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। इस केस में आप बच्चे के अंदर अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है, मीनिंगफुल लर्निंग, उसको प्रमोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉर डीलिंग विद मिसकंसेप्शंस अमॉन्ग मिडिल क्लास स्टूडेंट्स इज। विद्यार्थियों के द्वारा जो भ्रांतियां बनाई जाती हैं उनसे निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है। बच्चा कई बार ना बहुत नेव थ्योरी बना लेता है, ठीक है। नेव थ्योरी मतलब चांद इतना ऊपर क्यों है। अब इस चीज का जवाब है हाथी इतना बड़ा क्यों होता है। तो ये जो नेव कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनसे निपटने के लिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो क्या सुझाव देती है कि उनको अनदेखा कर दो। नहीं, बच्चे की जितनी भी नेव थ्योरीज हैं उनको आप इग्नोर मत कीजिए, उसको आराम से सुनिए और फिर उसको जवाब दीजिए। उन्हें निष्क्रिय रखने के लिए बहुत सारी वस्तुएं दे देनी चाहिए। बच्चे को आपको क्रैमिक नहीं करवाना है। विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए। नो, यू कांट पनिश देम फॉर देयर नेव थ्योरीज। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा का मौका मुहैया करवाना चाहिए। बच्चे ने जो भी एक मतलब मिसकंसेप्शन बना रखा है अपने दिमाग में, उस चीज को लेके क्या कीजिए, क्लास में डिबेट ऑर्गेनाइज कीजिए, ठीक है। जब डिबेट होगा तो कोई बच्चा फेवर में बोलेगा, कोई बच्चा अगेंस्ट में बोलेगा, तो उस केस में क्या होता है, बच्चा एक तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और उसके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्कूल शुडंट इन्वॉल्व पेरेंट्स इन एनी मैनर इन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो स्कूल है उसको माता पिता को किसी भी तरह से बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला है एस्टैब्लिशिंग द लिंक्स ऑफ द स्कूल विद कम्युनिटी हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग फॉर स्टूडेंट। समुदाय के साथ अगर संपर्क स्थापित किया जाए तो विद्यार्थियों का जो अर्थपूर्ण अधिगम है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ना तो ए करेक्ट है और ना ही आर करेक्ट है, बोथ आर फॉल्स। क्यों? स्कूल में जब आप माता पिता को इन्वॉल्व ही नहीं करोगे तो आप बच्चे की जो लर्निंग है उसको कैसे इम्प्रूव करोगे। एक बात बताइए, स्कूल में पीटीएम होता है, ठीक है। अब अगर पीटीएम में आप पेरेंट्स को ही नहीं बुला रहे हो तो आप कैसे किसको बताओगे कि बच्चे को कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब है एस्टैब्लिशिंग लिंक्स ऑफ द स्कूल। बच्चे की जो स्कूल है उसमें समुदाय जो होता है, यानी कि जो कम्युनिटी होती है, आपने देखा होगा जो गांव में स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है, गांव के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हिंडर होती है एक अर्थपूर्ण अधिगम में? नहीं। जब कम्युनिटी स्कूल में एंटर करती है तो गांव के लोग जो हैं वो स्कूल बिल्डिंग बनाने में हेल्प करते हैं। कई बार बहुत चीज़ें होती है जिसके लिए वो सपोर्ट करते हैं, तो वो हिंड्रेंस नहीं होता है बल्कि एक फ्रूटफुल चीज़ होती है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज ऑप्शन नंबर 4। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। ये फर्स्ट फेब का ही पेपर है आपका सीडीपी का, ठीक है। तो अगर इसको लेके कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन को लेके, आप कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।